नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो सामान्य विज्ञान पे रहने वाला है। सबसे पहले चर्चा करते हैं। आज का जो दिन है वो हमारे भारतीय इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। 1947 से हमारे इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाने लगा है। तो इसके उपलक्ष्य में सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ स्वतंत्रता दिवस की। लेकिन पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और इंडिपेंडेंस डे भी मनाएं, साथ में पढ़ाई का भी कंटिन्यू रूटीन में बनाकर चलें। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के बारे में। देखिए, हमारा एक प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है इस पर सामान्य विज्ञान के बारे में कि यहाँ लगभग हम 50 वीडियो यानी 50 टॉपिक कवर करेंगे सामान्य विज्ञान से संबंधित। यानी 50 वीडियो या लगभग 100 टॉपिक 100 के समथिंग वीडियो अपलोड किए जाएंगे। मतलब 1-2 दिन में रोज़ का एक 50 क्वेश्चन का आपको वीडियो मिल जाएगा, जिसमें जो सामान्य विज्ञान के ऑब्जेक्ट MCQ होंगे वो आप उससे बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ जो है वो इस जो हमारे पास बुक है उसमें 40 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। ठीक है, तो 40 में अगर देखा जाए तो एक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन का एवरेज है। तो यहाँ से अगर हम करते हैं अपने हिसाब से तो 50 का हो जाएगा 100। एक प्रकार से यहाँ पर 80 जो है वो लगभग वीडियो आपको मिल जाएंगे। इससे लगभग पूरी तरह से साइंस कवर हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है यांत्रिकी, यानी कि मशीन जो होती है इंग्लिश में उसको बोलते हैं। उसके अंतर्गत मात्रक, विमा, गति के नियम, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, प्रत्यास्था, उत्प्लावन एवं सरलोलक, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम देखते हैं, पहला इसमें लिखा गया है कि जो कार्य है उसका मात्रक क्या है। तो हम बताएं कार्य जो होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो हम बताएंगे प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई। मतलब दूरी नापने की। जो हमारा प्रकाश है वो एक प्रकार से कहें तो जो सूरज से जो प्रकाश पृथ्वी तक आता है उस प्रकाश की दूरी उस प्रकाश से हमारी सूर्य से लेकर पृथ्वी तक की दूरी नापी जाती है ना। तो कह सकते हैं सबसे बड़ी नापने की इकाई है, दूरी नापने की इकाई हुआ करती है जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एम्पियर का मात्रक क्या है। तो एम्पियर का जो मात्रक है वो है विद्युत धारा, है ना। इसके अलावा जो विद्युत आवेश होता है वो कूलाम्ब का होता है। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र का जो है वो मात्रक टेस्ला होता है। इसका नाम आपने सुना होगा, टेस्ला, है ना, ऐसा ही मात्रक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारसेक जो इकाई है वो किसकी है। पारसेक वही बात है, पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन जो है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। इसके अलावा ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वो क्या है, कैंडेला। कैंडेला है एक नाम, ऐसा ही मात्रक जो ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं जो क्यूरी है, क्यूरी वो किसकी इकाई है। तो हम बता सकते हैं जो क्यूरी है वो रेडियो एक्टिव धार्मिकता की इकाई है। ठीक है, दाब का मात्रक क्या है। तो दाब का मात्रक बिल्कुल सिंपल है, क्या है, पास्कल है। इसके अलावा जो अर्ग है, अर्ग के बारे में बता दूं, अर्ग जो है वो कार्य का CGS मात्रक है, अर्ग। ठीक है, इसको याद रखना, पूछा भी जा सकता है कहीं कहीं। कैंडेला किसका मात्रक है। तो हमने बताया कैंडेला किसका मात्रक है अभी हाल। कैंडेला जो है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ठीक है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब से लागू हुई थी। जो MKS और SI और CGS जो पद्धतियाँ हैं वो कब से लागू हुई थी। तो हम बता सकते हैं कब से लागू हुई थी, 1971 से। ठीक है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में नापते हैं। तो जो खाद्य ऊर्जा है मतलब वो हमारे अंदर जो जाती है उसको हम किस के रूप में नापते हैं। तो उसको हम कैलोरी के हिसाब से नापते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखना, क्या कहते हैं, हम कैलोरी के हिसाब में नापते हैं। विद्युत धारा की इकाई क्या है, वही बात बताई, विद्युत धारा पहले बता चुके। विद्युत धारा की जो इकाई है वो क्या है, एम्पियर। ठीक है, इसको लगा लीजिएगा आप। ओम जो है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है, ये तो आपको पता ही है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो SI पद्धति में लेंस की जो लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। तो हम बता सकते हैं लेंस की जो शक्ति है उसकी इकाई डायोप्टर है। ठीक है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग लाया जाता है। डेसिबल ध्वनि को नापने में प्रयोग में लाया जाता है। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं खून में हीमोग्लोबिन है, पेशाब में शक्कर, वायु में कण, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा क्या, वातावरण में ध्वनि को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, एम्पियर नापने की इकाई, वही फिर से क्वेश्चन रिवाइज हो गया। एम्पियर जो नापने की इकाई है वो विद्युत धारा नापने की इकाई है। ठीक है, इसके अलावा यंग प्रत्यास्था जो है वो उसका SI मात्रक क्या है ना, यंग प्रत्यास्था गुणांक का SI मात्रक क्या है। तो उसका आंसर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। मतलब बाकी इनमें जो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं उनके समान है, लेकिन एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें जो भौतिक राशि उनके विमीय सूत्र समान नहीं होते। तो इसका आंसर हो जाता है क्या, बल एवं दाब। इसके अलावा ऊष्मा, अगर बात करें ऊष्मा संवाहकता गुणांक की विमा क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा D। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रक है। वेक्टर मात्रक का नाम आपने पहली बार सुना होगा, लगभग अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं। वेक्टर मात्रक ऐसा है
कि जो ना परिणाम और ना ही वो दिशा पर निर्भर करता है। एक ऐसी इकाई है जो ना परिणाम और दिशा दोनों पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि बल नापने में बल का मात्रा है, ऐसा कुछ है, इसका आंसर बल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, मतलब कि ऐसी कौन सी राशि है जो सदिश नहीं है। तो देखिए संवेग एक सदिश राशि है, बिल्कुल है, और वेग भी एक सदिश राशि है, कोणीय वेग भी एक सदिश राशि है। मतलब इसका आंसर हो जाएगा कौन सी राशि नहीं है, तो इसका आंसर लगाएंगे हम, द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से अदिश राशि है, मतलब अब यहाँ पूछा अदिश राशि है, ठीक है। तो बाकी इसमें सदिश राशियाँ दी गई हैं, ऐसी कौन सी राशि है जो अदिश राशि है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बल आघूर्ण, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, फिर से वही पूछा निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, तो सदिश तो मतलब यही है कि इसका आंसर हो जाएगा संवेग, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, सदिश नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आयतन, ठीक है, इसको लगा लीजिएगा आप। इसके बाद निम्नलिखित में से सदिश राशि है, तो कौन सी सदिश राशि है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेग, ठीक है। त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र कौन सा है, त्वरण है ना, त्वरण होता है A बराबर V माइनस U बटे T, तो इसको लगा लीजिए A नंबर का, ठीक है। इसके बाद पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पदार्थ के संवेग और वेग से द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है, ठीक है। इसके बाद शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की, मतलब जहाँ पर कोई गुरुत्वाकर्षण ना हो वहाँ पर गिरने वाली वस्तुओं की क्या होती है, समान गति होती है, समान वेग होता है, या समान त्वरण होता है, या समान क्या होता है, बल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा समान त्वरण हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर लगा लीजिए आप C नंबर का, ठीक है। इसके बाद यहाँ एक क्वेश्चन है जिसका ना एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, और उस लड़की के खड़े हो जाने पर जो झूला झूलने की गति है वो एक प्रकार से कह सकते हैं जो आवर्तकाल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब समझ सकते हैं आप इस क्वेश्चन को, जैसे पहले जो लड़की बैठी हुई थी तो झूला जो है वो थोड़ा उसका जो घूमने की स्थिति थी थोड़ा लंबी थी, लेकिन जैसे ही उसने क्षेत्रफल बढ़ाया अपना, यानी वो खड़ी हो गई, तो उसका जो गुरुत्वाकर्षण का विरोध हुआ, तो उससे क्या हो जाएगा कि जो उसका आवर्तकाल है, मतलब 4 चक्कर लगा रही थी तो अगर वो अब 2 चक्कर लगाएगी, ठीक है, एक प्रकार समझ सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। घूर्णन करती है गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, वही क्वेश्चन है सेम झूले वाला जैसा। तो एक गोल मेज है, उस पर घूर्णन कर रही है, उस पर अचानक लड़का आकर बैठ जाता है, उसको जो कोणीय वेग है, उसके घूमने की जो गति है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर लगा लीजिए A नंबर। इसके बाद 29वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए, है ना, यदि वस्तु का वेग दुगना कर देते तो उसका संवेग तो दुगना हो ही जाएगा, और गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। तो इसका आंसर लगा लीजिए C नंबर का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है ना, किसी पिंड जो है उसके द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, तो कह सकते हैं हम द्रव्यमान जो है वो स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर लगा लीजिए B नंबर का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन ना हो जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए। तो ये मतलब कोई बल ना लगाए, जब तक कोई वस्तु एक जगह है तो रखी रहेगी, जब तक उस पर कोई बल लगाते हैं तो वो वस्तु अपनी गति करेगी। तो ये गति का कौन सा, न्यूटन की गति का कौन सा नियम होता है, प्रथम नियम होता है, ठीक है। इसके अलावा किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न जो त्वरण होता है वो बल की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया जो होती है वो किसका, न्यूटन की गति का कौन सा नियम है, तो क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया। जैसे बंदूक से गोली चलाना, तो कह सकते हैं अगर गोली अपन चलाते हैं तो उसके पीछे का और धक्का लगता है, एक सबसे बड़ा उदाहरण है न्यूटन की गति का तीसरे नियम का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत, मतलब कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम। जल में तैरना न्यूटन की गति किस नियम के कारण संभव है, तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम के कारण संभव है, ठीक है। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहे जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कहता। यह कथन किसका है, यह कथन न्यूटन की गति का प्रथम नियम ही कहता है, ठीक है। तो यह कथन न्यूटन का हो गया। न्यूटन की गति के नियम अनुसार कौन सा कथन सत्य है, तो हम बता सकते हैं कि जो न्यूटन की गति के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रथम नियम की बल की परिभाषा ज्ञात हो जाती है, सीधी सी बात है। द्वितीय जो नियम है वो बल का व्यंजक ज्ञात की जाती है, तृतीय नियम संवेग संरक्षण का। तो इससे आंसर हो जाता है क्या, D नंबर, यानी कि जो दिए गए कथन वो सभी सत्य है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं, उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में या विराम एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। तो इसका हम बता सकते हैं कि जैसे कोई वस्तु हुई, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वो सीधी रेखा में या विराम में एक समान गति स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। तो मतलब कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि जड़त्व का नियम हो गया, ठीक है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है, आपको पता है क्या कहलाता है,
न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है वो कहलाता है जड़त्व का नियम, ठीक है। इसको लगा लीजिएगा बी नंबर का, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो गाड़ी जो खींच रहा है होगा घोड़ा, वो किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो इसका हम आंसर लगाएंगे जैसे गाड़ी द्वारा घोड़े पर तो कोई बल नहीं लगाया जा रहा, है ना। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। गतिशील वाहन के अचानक रुकने से यात्री की समान और सामने की ओर क्यों गिर पड़ता है ना। तो मतलब कि कह सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का, ठीक है। यात्री के शरीर का निचला भाग जो है वो रुक जाता है, लेकिन ऊपरी भाग जड़त्व के कारण यानी गति का प्रथम नियम काम करता है यहाँ पर, ठीक है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट संवेग संरक्षण यानी कि कह सकते हैं हम तृतीय गति के तृतीय नियम के अनुसार काम करता है, ठीक है। क्रिकेट का खिलाड़ी तेज़ी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉल विश्राम की स्थिति में आ जाती है, ठीक है। बल निम्नलिखित में से किसका गुणनफल है? तो इसका आंसर हो जाएगा बल जो है वो एक प्रकार से कह सकते हैं हम द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है, ठीक है। इसका आंसर बी लगा लीजिएगा। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर जाता है तो चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण कम होता है, ये बात तो आपको पता ही है, ठीक है। तो जब वो वहाँ पर उतरता है तो हम कह सकते हैं कि उसका भार जो है वो घट जाता है, क्योंकि यहाँ जो है वो उसका भार बढ़ जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान भी उस वजन में जुड़ जाता है, वेट में जुड़ जाता है, तो वो भार जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा क्या? बी नंबर का। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, यानी भूमध्य रेखा जो है जो पृथ्वी की भूमध्य रेखा है बीच से निकली है, यहाँ से अगर इस तरफ और इस तरफ यानी ध्रुवों की ओर जाएं, उत्तर और दक्षिण की ओर जाएं, तो क्या होगा? मतलब गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा? तो गुरुत्वाकर्षण का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। इसको लगा लीजिएगा आप ए नंबर, ठीक है। इसके बाद शरीर का जो वजन है, शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक सा होता है? नहीं होता है। ध्रुवों पर क्या होता है? अधिकतम होता है। हमने कहा ना कि ध्रुवों पर जब गुरुत्वाकर्षण का मान भी बढ़ जाएगा तो ध्रुवों पर व्यक्ति का वजन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखना आप। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल से की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगाता है। लगा इसलिए सकता है क्योंकि वहाँ पर चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अति अल्प है, यानी बहुत कम है, ठीक है। पहाड़ी पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि स्थायित्व बढ़ाने के लिए, ताकि वो स्थायी यानी कि अपने आप को वहाँ पर एक प्रकार से स्थिर रख सके। ऐसा ना हो कि जैसे तेज़ चलेगा तो गिर जाएगा, है ना। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो मतलब स्थायित्व बढ़ाने के लिए व्यक्ति आगे की ओर झुका रहता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है। जब सर्दियों का मौसम होता है तो जो पानी है उसमें बर्फ़ जम जाती है। बर्फ़ जमने के कारण क्या हो जाता है कि जो पानी है जमने के बाद पानी का जो क्या होता है आयतन बढ़ जाता है। यहाँ पर इसका आंसर नहीं लिखा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा पानी जमने के बाद, ऐसा कह सकते हैं जमने के बाद जो है वो पानी का आयतन बढ़ जाता है। इसका आंसर ऐसा हो जाएगा। इनमें से तो कोई नहीं है हालांकि, लेकिन ऐसा आंसर है उसका कि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। ऐसा अगर आए तो उसको लगा लेना है, ठीक है। यहाँ 49+ हमने ऑब्जेक्ट कवर किए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सकें। इसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और स्वतंत्रता दिवस की सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं, ठीक है।